दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर से? जिस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पर पूरा पढ़ चुके हैं। जी हाँ, क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर है अवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर को हमने थ्योरी पार्ट पर पूरा पढ़ा है। सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज को हमने डिस्कस किया है। तो आइए अब देखते हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। क्वेश्चंस तो आपके पास है, आंसर्स हमारे पास में। डिस्कस करते हैं और समझते चलेंगे तो सारा चैप्टर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं, तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाई डू दी प्लेट्स मूव। ठीक है, अब टेक्टोनिक प्लेट्स वाला जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन आया, व्हाई डू दी प्लेट्स मूव। प्लेट्स क्यों मूव करती है? प्लेट्स क्यों मूव करती है मुझे बताओ जल्दी से। आप लोगों ने सबने डिस्कस किया है ये पहले, हम लोगों ने डिस्कस किया है और आप लोगों को सबको पता है ये कि प्लेट्स क्यों मूव करती है। क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसके नीचे क्या होता है, एक तरह से मैग्मा होता है, जो क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है, तो उसी कारण से प्लेट्स भी क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही होती है, तो इसी कारण से वो मूव करती है। दी प्लेट्स आर मूविंग बिकॉज दे आर फ्लोटिंग ऑन दी मॉल्टन मैग्मा। ठीक है, पिघला हुआ मैग्मा रहता है कहां पर, इनसाइड दी अर्थ। तो ये इसका आंसर हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बाप है। ये सारे सेगमेंट्स, सारे टाइम फ्रेम्स और सारी टाइप की मार्केट कंडीशंस में इजीली एग्जीक्यूट होती है। और बेस्ट पार्ट इस स्ट्रैटेजी की ये है कि ये आपको मूव्स आने से पहले बता देगी कि कहां पर इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स और बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। इस ट्रेड को देखिए, इधर स्ट्रैटेजी ने आइडेंटिफाई करा कि पोटेंशियल इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स यहां दिख रहे हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस हमने बताया, जितना भी अर्थ के सरफेस पे ऊपर बाहर अंदर नीचे चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, तो वो दो फोर्सेस के कारण, या तो एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रही होती है या एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रही होती है। तो अब ये फोर्सेस होती क्या है? देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोस फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर के तरफ से जो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंडोजेनिक होते हैं। ठीक है, एंडोजेनिक में जैसे हमने क्या कह दिया, कन्वेक्शनल करंट्स, जो लावा के कन्वेक्शनल करंट्स आते हैं, तो अर्थक्वेक, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीजें क्या है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस का पार्ट हो गई। अब वहीं पर अगर देखा जाए एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसमें सब सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे विंड, वाटर, रिवर, ये सारा सब कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस का हो गया। ध्यान रहेगा ना। अब देखो क्वेश्चन यही रहेगा, अगर मान लो आपके एग्जाम में ट्विस्ट करके एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, एग्जांपल बताओ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या होता है? तो इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो अलग अलग नेचुरल एजेंट्स में सारी चीजें आ जाएगी। नेचुरल एजेंट्स में विंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, आइस आ जाएगा। तो इन सारे एजेंट्स के कारण जो भी तोड़फोड़ होती है अर्थ सरफेस पर, उसे क्या कहा जाता है? उसे इरोजन कहा जाता है। ठीक है, उस चीज को इरोजन कहा जाता है। तो व्हाट इज इरोजन, ये हमने इरोजन का आंसर देख लिया कि व्हाट इज इरोजन। ठीक, अब देखो आप आपके मन से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो चीजें, तो हम आपको यहां पे क्या एक बेसिक डिस्कशन हो जाएगा क्वेश्चंस का, और आपको एक फॉर्मेट, रेडीमेड फॉर्मेट मिल जाएगा कि आंसर ऐसे लिखना है। बाकी आप आपके मन से लिखना चाहते हो तो उस चीज की हैबिट डेवलप करो। ठीक है, मन से लिखना सबसे बढ़िया चीज रहती है, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी और आपको रटने से छुटकारा मिल जाएगा। तो रटना नहीं है चीजों को, मन से लिखने की कोशिश करते हो तो ठीक है, बढ़िया है। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल थ्रू फ्लड्स। देखो क्या बताया था, फ्लड प्लेन जैसे नदी बहती रहती है नॉर्मल कोर्स है। अब क्या होता है, जब बाढ़ आती है फ्लड के टाइम पे, नदी का बेड बड़ा हो जाता है, और नदी का बेड जो बड़ा होता है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, और वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, वो सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट होते हैं तो ये डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स जो रहते हैं यही क्या बनाते हैं, ये डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स फ्लड प्लेन्स बनाते हैं। तो इन दिस वे फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स थ्रू फ्लड्स। ठीक है, ये हो गया फ्लड प्लेन्स का। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंड ड्यून्स आर दोस हिल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ब्लोइंग विंड इन डेजर्ट। सबसे पहली चीज तो सैंड ड्यून्स कहां बनती है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, डेजर्ट में बनती है। और कैसे बनती है? जो डेजर्ट में हवाएं जो हो रही होती है, ठीक है, जो हवाएं उड़ती है तो हवाएं अपने साथ में क्या लेके चलती है, सैंड पार्टिकल्स,
और वो सैंड पार्टिकल्स कहीं कहीं पे हिल लाइक स्ट्रक्चर, जहां डिपॉजिट होते जाएंगे वहां हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो इस तरह से सैंड ड्यून्स क्या बनाती हैं, इस तरह से सैंड ड्यून्स जो रहती है तो हिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और क्यों बनाती हैं, क्योंकि जो डिपोजिशन होता है ब्लोइंग विंड का उससे सैंड ड्यून्स बनती हैं। क्लियर है, ये सैंड ड्यून्स भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, बीचेस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बीचेस में हम देखते हैं बीचेस कैसे बनते हैं। बीचेस आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर्स थ्रू द सी वेव्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये समुद्र है पूरा। अब समुद्र में जब लहरें चलती हैं तो सी वेव्स क्या करती है, अपने साथ में मिट्टी लेके आती है और वो किनारे पे इस मिट्टी को क्या करते जाती है, डिपॉजिट करते जाती है। और किनारे पे जब ये डिपॉजिट होते जाती है सैंड, ठीक है, तो ये सैंड क्या बनाती है, बीच बनाती है। तो इन दिस वे बीचेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो बीचेस आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर। ये सी शोर जो किनारा रहता है वहां पर सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट होते हैं, क्यों, थ्रू दी सी वेव्स। तो सी वेव्स अपने साथ में मिट्टी लेके आती है और उन्हें डिपॉजिट कर देती है। तो ऐसे सी वेव्स बन गई और सी वेव्स से क्या बन गए, बीचेस बन गए। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। अब ऑक्सबो लेक्स को समझते हैं। तो एन ऑक्सबो लेक इज अ कट ऑफ लेक फ्रॉम ड्यू टू दी कट ऑफ अ मियांडर लूप इन द रिवर। ठीक है, ये रिवर है, रिवर में क्या होते हैं, बहुत सारे मियांडर्स होते हैं। अब ये मियांडर्स में क्या होता है कि एक मियांडर अगर क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, कट ऑफ होने के बाद में इस तरह से रिवर कोर्स चेंज कर लेती है अपना, तो ये जो लेक बनेगा ऐसा, ठीक है, ये जो लेक बनेगा ये कौन सा, ऑक्सबो लेक कहलाएगा। तो एन ऑक्सबो लेक इज अ कट ऑफ लेक फॉर्म्ड ड्यू टू दी कट ऑफ अ मियांडर लूप इन द रिवर। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा मियांडर्स हो गए। तो मियांडर्स भी कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पे। मियांडर्स से जो ऑक्सबो लेक बनता है वो भी आपको बता दिया हमने। फिर और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो टिक द करेक्ट आंसर। अब टिक द करेक्ट आंसर में चलो एक एक आंसर आप लोगों को गेस करना है जल्दी जल्दी। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको ऑप्शन भी सामने दिए हैं, आपको गेस करना है और फिर आंसर बताएंगे हम। ठीक है, सबको ईमानदारी से करना है। और विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी वेव का इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है इनमें से। ठीक है, देखो तो क्या होता है, क्लिफ, बीच और सी केव। अब इरोजनल मतलब क्या है कि जो टकरा रहा है। ठीक है, देखो दो तरह के फीचर होते हैं। एक डिपोजिशनल मतलब क्या है कि किसी से कहीं से लाए और डिपॉजिट कर दिया, और दूसरा क्या होता है, इरोजनल। इरोजनल मतलब क्या होता है कि आप आ रहे हैं और तोड़ रहे हैं, इरोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्लिफ, बीच और सी केव, तीन ऑप्शन है। अब आपको पता है क्लिफ कैसे बनती है, जब समुद्र की लहरें टकराती है। समुद्र की लहरें जब टकराएंगी तो क्या होगा, क्लिफ बनेगा। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया एक तरह से विच इज नॉट एन इरोजनल, तो वो हम क्या देख रहे हैं, वो तो इरोजनल है। ठीक है, अब ये क्या है, सी केव। तो सी केव भी हमने देखा कि जो एक तरह से पूरी एक क्या रहती है, एक माउंटेन रहती है, पार्ट ऑफ लैंड रहता है, तो उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होती है और सी केव्स बनती है। तो ये भी इरोजनल हो गया, हमें नॉट इरोजनल पता करना है। बीच, बीच डिपोजिशनल है, क्यों, क्योंकि जब लहरें आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है और डिपॉजिट कर देती है। इस सेंस में बीच क्या हो गया, एक नॉट इरोजनल या फिर डिपोजिशनल फीचर हो गया। अब द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर होता है, फ्लड प्लेन्स नहीं, ये तो फ्लडिंग रिवर से बनते हैं। बीच, ये तो सी वेव्स से बनते हैं। ग्लेशियर से क्या बनते हैं, ग्लेशियर से मोराइन्स बनते हैं। दिखाया था ना हमने आपको, फोटोग्राफ भी दिखाया था, सारी चीजें। जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो थ्योरी पार्ट देखो। थ्योरी पार्ट देखोगे तो आपको उससे क्या क्लियर हो जाएगा, थ्योरी पार्ट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने सारे टॉपिक्स को जो डिस्कस किया था, तो टॉपिक्स क्लियर हो गए और अब हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। तो डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर क्या होता है, मोराइन्स। ठीक, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट, अचानक से जो मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट, जो क्या कह सकते हैं, बहुत सारा क्या डिस्ट्रक्शन भी करती है। तो सडन मूवमेंट के कारण क्या होता है, फ्लड प्लेन्स बनते हैं क्या। फ्लड प्लेन्स क्यों बनेंगे, वो तो बाढ़ के कारण बनते हैं, और बाढ़ ऐसा थोड़ा ना कि अचानक से आती है, बारिश होती है तब आती है। तो ये तो कट हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब और आगे क्या देखते हैं, इसमें अच्छा टिक क्या लगाया था हमने, विच इज द इरोजनल फीचर ऑफ द वेव। तो इरोजनल में हमने बीच लगाया था। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, तो विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, फ्लड प्लेन तो नहीं बनते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, फोल्डिंग। फोल्डिंग सडन नहीं होती, फोल्डिंग होने होता है जैसे धीरे धीरे प्लेट टकराएंगी तो फिर वो माउंटेन बनाएंगी और फोल्ड माउंटेन बनेगा। जैसे प्लेट्स हैं, प्लेट्स टकरा रही हैं और फिर धीरे धीरे माउंटेन बना, तो ये लाखों साल में होता है, तो सडनली तो होता नहीं है। तो फोल्डिंग भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा हमारा अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक राइट आंसर है, क्योंकि अर्थक्वेक अचानक से आता है और एकदम से कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके जाता है। तो सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब मशरूम रॉक आर फाउंड इन, मशरूम रॉक्स कहां पाई जाती है, रिवर वैली पे नहीं, रिवर वैली पे तो मशरूम उगता है। ठीक,
ग्लेशियर्स नहीं, ग्लेशियर्स में भी मशरूम रॉक नहीं पाई जाती है, डेजर्ट्स में पाई जाती है। हमने अभी देखा था ना, अभी गिव रीजन में और डिस्कस भी करेंगे इसके आंसर को कि डेजर्ट्स में क्यों बनती है मशरूम रॉक। क्योंकि विंड जो रहती है तो वो क्या करती है कि नीचे वाले पार्ट को इरोड कर देती है और मशरूम की तरह इस तरह से रॉक बन जाती है। तो जो नीचे से नैरो रहती है, ऊपर से बड़ी सी रहती है। ठीक, तो मशरूम रॉक्स हो गई है। ऑप्शन बार बार मिटा देता हूं मैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक्स कहां पाए जाते हैं? ग्लेशियर्स में नहीं, अभी हमने डिस्कस किया था आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में, ग्लेशियर्स में नहीं पाए जाते हैं ये। ठीक है, रिवर वैली में पाए जाते हैं या डेजर्ट में? तो डेजर्ट में तो रिवर ही नहीं होती, तो यहां तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब रिवर जहां पे होगी वहीं पे ऑक्सबो लेक बनेंगे, तो रिवर वैली, रिवर वैली राइट आंसर हो गया हमारा। इस तरह से हमें क्या करना है, जरूरी नहीं कि हमेशा राइट आंसर पता हो, एलिमिनेट करना सीखो आप, आंसर को हटाना सीखो कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता है। अब डेजर्ट में रिवर नहीं होती तो वहां पे ऑक्सबो लेक कैसे बनेंगे? आया ना समझ में? ये हो गया। चलो, तो ये सारे आंसर्स हो गए हमारे। ठीक, आप बुक में मार्क कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैच दी कॉलम। ठीक है, तो मैच दी कॉलम्स में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके आंसर्स क्या जाएंगे। मैच दी कॉलम में आपको देखना है क्या कि मैच दी कॉलम में हम देखते हैं कि हमारे पास में एक साइड कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, और एक साइड ऑप्शंस में बहुत सारे हैं, 3 3 6 और 2 8। हमें सेलेक्ट तो 6 ही करना है, एक ऑप्शन के 2 थोड़ी ना जाएंगे। तो अब ग्लेशियर, मियांडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल और अर्थक्वेक, इतने ऑप्शन है, इतने क्वेश्चन है हमारे पास। देखो सी शोर, तो आपको हमने बताया था, अभी आगे हमने डिस्कस किया था कि सी शोर पे क्या बनेगा, ग्लेशियर नहीं बनेगा, मियांडर नहीं बनेगा, बीच नहीं बनेगा, सैंड ड्यून नहीं बनेगा, वाटरफॉल नहीं बनेगा, अर्थक्वेक नहीं आएगा। तो हम बीच लगाते हैं। हाँ, बीच क्यों नहीं, बीच बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सी शोर पे ही तो बीच बनेंगे, जैसे वेव्स आएंगी, सी वेव्स, और वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कहां करेंगी? बीच पर। तो इस तरह से बीच पे क्या बनेगा? सी शोर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? अब ग्लेशियर, मेंडर, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक, इतना बचा है हमारे पास में। मशरूम रॉक्स, तो अभी इनमें से कुछ नहीं जम रहा है तो रुक जाते 2 मिनट। रिवर ऑफ आइस, ये तो डायरेक्ट सबसे पहली लाइन ही लिखी है बुक में, ग्लेशियर क्या होती है? रिवर ऑफ आइस होती है, तो इसे भी हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट अब देखते हैं रिवर्स। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, ये तो पढ़ते से ही समझ आ जाना चाहिए। तो अर्थक्वेक से हमने क्या मिला दिया? वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। सी क्लिफ, हार्ड बेडरॉक और डेजर्ट और रिवर्स, ये 4 ऑप्शन है और एक मशरूम रॉक्स। और हमारे को अब चूज करना है 3 चीजें और चूज करना है। तो देखो, सी क्लिफ, हार्ड बेडरॉक, तो अभी मुझे ऐसा जहां तक समझ में आ रहा है कि वाटरफॉल और हार्ड बेडरॉक ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है, सॉफ्ट बेडरॉक और हार्ड बेडरॉक में जहां चेंज देखने को मिलता है, तो सॉफ्ट बेडरॉक को तो इरोड कर देता है पानी और वहां पे वाटरफॉल बन जाते हैं हार्ड बेडरॉक के ऊपर, तो ये हमारा सही है। अब सैंड ड्यून्स, अभी हमने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया था, सैंड ड्यून्स कहां बनती है? सैंड ड्यून्स डेजर्ट में बनती है, तो ये सैंड ड्यून्स को हम कहां लगाएंगे? सैंड ड्यून्स को लगाएंगे डेजर्ट में। अब देखो ऑप्शन क्या क्या बचे हैं, रिवर बचा है, मशरूम रॉक बचा है और सी क्लिफ बचा है। और Google Workspace with Gemini offers AI that generates high-quality images in a variety of styles, so you can है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मियांडर, तो मियांडर मशरूम रॉक से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, सी क्लिफ से भी कहीं तक रिलेटेड नहीं है। तो क्या बचा? रिवर, तो रिवर, हाँ जी, आ नदी में ही मियांडर्स आएंगे ना, तो ये हमारे मैच दी कॉलम भी हो गया पूरा, आप मार्क कर सकते हैं बुक में। तो इस तरह से हमने मैच दी कॉलम को भी क्या कर लिया, लगा लिया, मैच दी कॉलम हो गया हमारा। ठीक है, सैंड ड्यून्स का डेजर्ट, वाटरफॉल का हार्ड बेडरॉक, अर्थक्वेक का वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, ये सारी चीजें हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? गिव रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्या देना है? रीजन देना हर चीज का। तो सम रॉक्स, ठीक है, गिव रीजन में सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, जो मैंने आपसे अभी बताया, क्यों होता है कुछ रॉक्स का मशरूम की तरह शेप, तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है, हमें इसके लिए रीजन देना है। तो इन डेजर्ट्स रॉक्स आर इन द शेप ऑफ मशरूम ड्यू टू एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन बाय विंड्स। ठीक है, winds erode the lower section of the rock more than the upper part, therefore such rocks have narrower base and wider top। देखो सिंपल सी चीज है, ये एक रॉक थी पूरी, ठीक है, ऐसी रॉक थी। अब ये रॉक में क्या होता है, डेजर्ट में खड़ी थी ये रॉक, अब जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं चलने से क्या होता है, डेजर्ट में जो रॉक्स जो रहती है वो मशरूम का शेप इसलिए ले लेती है क्योंकि जो विंड्स होती है तो वो एक्टिवली इरोड करती है उसके लोअर पार्ट को। यहां टकराएगी विंड, तो यहां टकराते जाएगी तो विंड इरोड दी लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अपर पार्ट पे इरोजन नहीं होगा, तो लोअर सेक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, लोअर सेक्शन ज्यादा इरोड होता जाएगा और ये अपर सेक्शन इस तरह से रह जाएगा। तो ये पूरा इरोड हो गया लोअर सेक्शन, ठीक, और अपर सेक्शन अभी भी बड़ा है। ठीक है, तो देयरफॉर सच रॉक्स हैव narrow base and wider top, तो base narrow है and top is wider, therefore it is known as mushroom rock। ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है,
फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स फर्टाइल क्यों होते हैं? दे आर फर्टाइल बिकॉज rivers deposit layers of fine soil and sediments along the plains during its flooding। ठीक है, तो फ्लड प्लेन इसलिए फर्टाइल होते हैं क्योंकि जो रिवर होती है, तो रिवर क्या करती है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वो अपने प्लेन पे, अपने आजू बाजू में क्या बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया करती है। अब जब सेडिमेंट्स को बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है रिवर, तो सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत फर्टिलिटी रहेगी, खेती करोगे तो खूब प्रोडक्शन होगा। तो उस सेंस में क्या कहा जाता है कि फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि फ्लड प्लेन्स पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए जाते हैं रिवर के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड। तो दे आर फर्टाइल बिकॉज रिवर डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स अलोंग द प्लेन्स ड्यूरिंग द फ्लडिंग। आगे समझ में, जब बाढ़ आती है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो दो और हमारे पास में गिव रीजंस हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू सी स्टैक्स। जीआईएफ हमने आपको दिखाया था कि ये जैसे एक स्ट्रक्चर था और ये सी केव बनी हुई थी पूरी, ठीक है, कह सकते हैं लहरें जो आती समुद्र में टकराती है और यहाँ पे क्रैक डेवलप होती है, क्रैक धीरे धीरे क्या होती है, इस तरह से सी केव में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि सी केव्स जो होती है आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स, तो ये सी केव्स जो है स्टैक्स में बदल जाती है। जैसे स्टैक्स कैसा हो जाएगा, आप देखोगे ऐसा कि आखिरी में सिर्फ ऐसा हो जाएगा, पूरा आर पार निकल जाओ, एक पिलर यहाँ खड़ा है और बाकी पूरी बिल्डिंग, बाकी पूरी जो माउंटेन का वो पार्ट था इधर है। तो ऐसा कैसे बन जाता है, इसका आंसर देखते हैं हम। तो सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स ड्यू टू द इरोजन बाय सी वेव्स दैट ब्रेक द रूफ ऑफ सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को सी केव कहा जाता है। ठीक, सी केव क्या होता है, सी केव में हम देखते हैं कि पीछे की तरफ भी इस तरह से पैक रहता है, लेकिन अब जब कंटिन्यूसली वेव टकराती रहती है, ठीक है, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स ड्यू टू द इरोजन बाय सी वेव्स। तो सी वेव्स जब टकराएंगी तो सी वेव्स धीरे से पहले क्या बनाएंगी, सी आर्च बनाएंगी। ठीक है, सी वेव्स दैट ब्रेक द रूफ ऑफ द सी आर्च, तो पहले सी आर्च बना, अब ये सी आर्च भी जब कंटिन्यूसली इसके नीचे से सी वेव्स निकलती रहेंगी तो ये आर्च, ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर प्रेशर आएगा, इसके ऊपर प्रेशर आने से ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर गया तो ऊपर वाला पार्ट नीचे गिरने से इस तरह से दो स्टैक्स बचेंगे। ठीक, विच वॉज फॉर्म फ्रॉम सी केव्स। तो ऐसा होता है कि सी केव्स से जो सी आर्च बना था, सी आर्च का टॉप पार्ट जो रहता है, रूफ जो रहती है, वो नीचे गिर जाती है और स्टैक्स बचे रह जाते हैं। तो ये इसका आंसर हमने यहां पे लिख लिया। क्लियर है। अब लास्ट क्या है हमारा, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग्स क्यों कोलैप्स होने लगती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड ऑल्सो दे आर नॉट मेड अर्थक्वेक प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्डिंग्स क्यों कोलैप्स होने लगती है, बिल्डिंग्स इसलिए कोलैप्स होने लगती है क्योंकि अधिकतर वाइब्रेशन होते हैं। कब वाइब्रेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड ऑल्सो दे आर नॉट मेड अर्थक्वेक प्रूफ। तो जब वाइब्रेशन होगा तो बिल्डिंग्स का गिरना तय है। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बनाया जाता। और अर्थक्वेक के समय में क्या होता है, हमने आपको बताया था ना, जो एपिसेंटर रहता है तो वहां पे ट्रिमर्स आने लगते हैं, वाइब्रेशन की क्या होने लगती है, वेव्स डेवलप होने लगती है, जो क्या करती है, जमीन को हिला देती है और वहां पे जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह रहती है तो वो कोलैप्स होने लगती है। और बिल्डिंग्स भी अधिकतर अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बनाई जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। क्लास 7 जियोग्राफी